फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएडबी में। मैं वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी जो आपका सिविक्स बुक है उसका चैप्टर 2 का पार्ट 2। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि साउथ अफ्रीका में किस तरह से डेमोक्रेसी आती है और कैसे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। फिर हम लोगों ने कवर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो आपको साइड में दिख रहे हैं, ये जो साइड में आप सबके दिए हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी पढ़ना और याद रखना ज़रूरी है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इन्हीं की तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी है और इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था, ठीक है। और ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और लॉयर भी थे। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लॉयर भी रह चुके हैं और लीडर रहे हैं बारदौली पीजेंट सत्याग्रह के। तो बारदौली एक जगह का नाम है, वहाँ पे जो है लोगों को जाके इन्होंने जोड़ा था, वहाँ पे जो सत्याग्रह हुआ था उसमें ये लीडर थे। प्लेड ए डिसिसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसिपल स्टेट, लेटर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। बाद में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए थे। और अब इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया था पता है आपको? इंडियन प्रिंसिपल स्टेट्स, लोगों को जोड़े थे, उन राज्यों को जोड़े थे जो प्रिंसिपल स्टेट थे, जो ब्रिटिश के गुलाम में थे। ये है अब्दुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म जो है सऊदी अरबिया में हुआ है। एजुकेशनलिस्ट हैं, ऑथर हैं, लॉजियन हैं और स्कॉलर रहे हैं अरबिक के। कांग्रेस के लीडर रहे हैं एक्टिव रूप से, नेशनल मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने मुस्लिम में जो सेपरेटिस्ट जो पॉलिटिक्स हो रही थी उसके खिलाफ में आवाज़ उठाई थी। बाद में ये जो है एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं हमारे फर्स्ट यूनियन कैबिनेट के। वेरी इंपॉर्टेंट कि हु इज़ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, तो दैट इज़ अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर हैं ये टीटी कृष्णमाचारी हैं, ये तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे और ये जो है मेंबर रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो ड्राफ्ट किया जाता है, मतलब पहले मेन पॉइंट लिखे जाते हैं कि हाँ इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके ये टीटी कृष्णमाचारी जो है मेंबर रह चुके हैं। बाद में फिर ये जो कांग्रेस के लीडर भी थे और फाइनेंशियल मिनिस्टर भी हो गए थे हमारे यूनियन कैबिनेट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्टी सर्कमस्टेंसेस। जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, बिल्कुल इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज जो है थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। कैसी डिफ़िकल्टीज थी? द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। जैसे कि हमारे इंडिया जो है बहुत बड़ा देश है और इसमें अलग अलग प्रकार के डाइवर्जन देखने को मिलते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, है ना। इतने सारे लोगों को, अलग अलग विचार के लोगों को साथ में रख के कोई कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना इजी टास्क नहीं था लोगों के लिए। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्ज फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन। यह वह समय था जब लोग जो है, पहले ब्रिटिश के गुलाम थे हम लोग, ठीक है, तो ब्रिटिश के हम लोग सब्जेक्ट हुआ करते थे, स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब कौन सा समय आ रहा था? अब हम लोग सिटीजन होने वाले थे, वही फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन होने वाले थे। द कंट्री वाज बॉर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन डिफरेंसेज। जो देश है हमारा वो पार्टीशन हुआ है यहाँ पे रिलीजियस के आधार पे, धर्मों के आधार पे। दिस वाज ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। है बहुत ज़्यादा सदमे वाला अनुभव रहा है उन लोगों के लिए जो भारत के हैं और पाकिस्तान के हैं। एट लीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। जो पार्टीशन को लेके वायलेंस फैला था, हिंसा भड़क उठी थी बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान के, वहाँ पे लगभग 10 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, एक और भी समस्या थी कि जो ब्रिटिश थी हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट टू डिसाइड व्हाट एवर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। एक और प्रॉब्लम थी कि जो ब्रिटिश थी ना वो एक रूल छोड़ गई थी प्रिंसिपल स्टेटों को, जो जिसपे उसका शासन चल रहा था उन स्टेट पे, क्या कि भाई आप खुद ही डिसाइड कर लें कि आप इंडिया के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि आप इन दोनों में से किसी के साथ हो, आप स्वतंत्र रह सकते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट का मसला था ना, स्वतंत्र रहने का हक था ना, यही आज भी कश्मीर में चलता है, जिसकी वजह से ये सारे केसेस वगैरह देखने को मिलते हैं। द मेजर ऑफ दीज प्रिंसिपल स्टेट वाज ए डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। बहुत ज़्यादा अनसर्टेन और मुश्किलों से भरा हुआ टास्क हो गया था जो प्रिंसिपल स्टेट को मिल गया था कि आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। जैसा आज के समय में सिक्योर हम लोग देखते हैं अपने कंट्री को, फ्यूचर को, उस समय
उस समय के वह जो समय था ना, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था जब यह कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। तो मतलब ऐसा नहीं लगता था कि जाने क्या होगा आगे, क्या लिखा जा रहा है, कैसे और चलेगा सब कुछ। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एनेक्सिटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्रीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे आज के फ्यूचर की और भविष्य में होने वाले देश के फ्यूचर के बारे में उसको लेके। एक्टिविटी कहा जा रहा है आपसे करने के लिए कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं आपके लोकेलिटी में, आपके फैमिली में, उनसे पूछिए कि पार्टीशन के समय, इंडिपेंडेंस के समय कोई मेमोरी उनके पास जो उनके दिमाग में याद हो, वो सारी चीज़ें, वो कैसा डर रहा होगा, कैसे लोगों की उम्मीदें रही होंगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए अपने क्लासरूम में। द पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता कैसे, मतलब किस तरह से ये सफ़र तय किया गया। डिस्पिट ऑल दीज डिफिकल्टीज, जितने भी कठिनाइयाँ थी इन सब के बावजूद देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के लिए। कैसा? अनलाइक साउथ अफ्रीका दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट ए कॉन्शियस अबाउट व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक, यानी कि जो जैसे साउथ अफ्रीका में लोग थे ना वहाँ पे कॉन्शियस टाइप के कि डेमोक्रेट, उसी तरह से इंडिया में भी जो लोग थे वो सोच रहे थे कॉन्शियस टाइप के संदेह में कि भाई डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा होगा, किस तरह का होगा। इतने डाइवर्जन के बाद भी क्या यहाँ पे लोग डेमोक्रेटिक रह सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें कॉन्शियस रूप में थी। मच ऑफ दिस कॉन्शियस हैड इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत सारे कॉन्शियस जो है स्ट्रगल के दौरान जो है लोगों के दिमाग में आया करते थे। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मरली ए स्ट्रगल अगेंस्ट ए फॉरेन रूल, हमारा जो मूवमेंट रहा है, हमारे देश का स्ट्रगल रहा है, वो केवल विदेशी ताकतों, विदेशी रूल के खिलाफ नहीं था, बल्कि इट वाज आल्सो ए स्ट्रगल टू रिजुवेनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। हमारे समाज को, हमारे पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए भी यह संघर्ष माना जाता है। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today. आज भी, उस समय भी जो भी डिफरेंसेस थे उनमें से कुछ डिफरेंसेस आज भी हमें देखने को मिलते हैं। Yet some basic ideas had come to be accepted by almost everywhere. लेकिन जो बेसिक आइडियाज़ थे लोगों के, भाई राइट होने चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए, ये सब जो ऐसे आइडियाज़ थे, जो बेसिक आइडियाज़ थे ना, फ्रीडम के, इक्वलिटी के, फ्रेटर्निटी के, ये सब लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किए गए थे। मतलब लोग कहते थे कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, ये तो ठीक है, चलो। एज फार back as in 1920 Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 और कांग्रेस के लीडर लोगों ने मिल के जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो है तैयार किया। 1931 द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। तो जो 1931 में जो कराची का सेशन हुआ था INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे यह बात जो है निर्धारित की गई कि मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, किस तरह दिखना चाहिए। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जो स्वतंत्र भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो जो 1931 में कराची का सेशन हुआ मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस के और लीडर्स के साथ, उसमें यह बात बिल्कुल ध्यान रखी गई थी कि भाई यह सब जो है ना, जो ड्राफ्ट बन रहा है डॉक्यूमेंट का, वो सब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर होना चाहिए। सबको राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, सबको इक्वलिटी होनी चाहिए, सबके राइट्स का जो है प्रोटेक्शन होना चाहिए, माइनॉरिटीज हो या फिर कोई भी हो, सब लोगों का उसमें ध्यान रखना पड़ेगा या रखना चाहिए। Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ थे जो सभी लीडर्स के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के पहले ही स्वीकार कर लिए गए थे। मतलब लोग, मतलब देखिए 1931 में तो ये सब हुआ, ठीक है, उसके पहले ही लोगों ने मतलब यह मानना शुरू कर दिया था कि भाई ये राइट तो होते ही हैं। कैसे मानना शुरू हो गया था उन लोगों को कैसे पता? तो जो फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ, जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ है ना, ये सारी चीज़ों से लोग सीख रहे थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों की बात की गई कि सबको जो है राइट होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ के राइट की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, ये सारी बातें तो लोग पहले से ही करते थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए। द फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल्स आल्सो हैव डेवलप्ड एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे कॉलोनियल रूल के, जो बहुत सारे कॉलोनियल रूल जो शासन के समय ब्रिटिश ने लगाए थे, वो सब भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल का जो डिज़ाइन हो रहा था, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन मतलब किस तरह से किया जाए, तो उस तरह के डेवलपमेंट के लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। क्योंकि जो ब्रिटिश था उसने भी तो बहुत सारे रूल लगाए थे,
ये करो वो करो ऐसे, तो उन सब से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सीख लिया। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू ए फ्यू। जो ब्रिटिश थी ना वो बहुत ही कम लोगों को राइट्स दी थी वोट देने का। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर। इस वजह से जो ब्रिटिश थी ना उसका बहुत ज़्यादा कमज़ोर लेजिस्लेचर हुआ करता था। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया। जो इलेक्शन हुए थे 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के और मिनिस्टर के, वो सब ब्रिटिश इंडिया पूरा कराई थी। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उसने कुछ ही लोगों को तो वोट देने का अधिकार दिया था, तो ये फुली गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कैसे कहा जाएगा, है ना। इसलिए बट लेकिन जो एक्सपीरियंसेस है ना इंडियंस के वर्किंग के लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन के, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे हैं, क्योंकि उस समय भी जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ब्रिटिश चला रही थी वो उन सब से जो रूल थे उसके, उन सब से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। ब्रिटिश के साथ काम करके हम लोगों ने सीखा है। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। एक एक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, 1935 एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है। इसमें से ही ना बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स प्रोसीजर हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डिलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। इसके एक और भी फायदे थे, मतलब कई वर्षों तक लोग सोचते रहे, बातचीत करते रहे, डिलिब्रेशन होता रहा, फ्रेमवर्क होता रहा कॉन्स्टिट्यूशन का कि ऐसे बनेगा वैसे बनेगा। आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आवर ओन टर्म्स। जो हमारे लीडर्स हैं उनके पास कॉन्फिडेंस आया था, मतलब उनके पास तो कॉन्फिडेंस था कि दूसरे देशों से उन्होंने जो सीखा था, जो फ्रांस से सीखा था, जो रशिया से सीखा था, उन सबसे कॉन्फिडेंस था। और साथ ही साथ लोग भी कॉन्फिडेंस में थे ना भाई। क्यों? क्योंकि यही जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ड्राफ्ट कर रहे थे, यही तो वो लोग थे जो स्ट्रगल में लीडरशिप निभाए थे। इनके ही लीडरशिप में तो लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो इसलिए लोगों के ऊपर ऑलरेडी ट्रस्ट था। बट ऑन आवर ओन टर्म्स मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से वही प्रभावित हुए थे हमारे जो लीडर थे। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। जो प्रैक्टिसेस की गई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ब्रिटेन में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि 2 लेजिस्लेचर हो जाएंगे और उसके हेड कौन होंगे? पीएम होंगे। तो इस तरह की डेमोक्रेसी में जो रूल वगैरह थे, और साथ ही साथ जो यूएस का बिल राइट रूल था, वो सबसे भी हम लोगों ने बहुत कुछ जो है सीखा है, और वहाँ से भी बहुत सी चीज़ों को शामिल किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality। तो बहुत सारे रिवॉल्यूशन जो सोशलिस्ट थे हमारे देश के, वो रशिया में हुए रिवॉल्यूशन से इंस्पायर थे, और उस वहाँ की बातों से जो है ना सोचते थे कि किस तरह से हम किस चीज़ों को आधार बना के अपनी इकोनॉमिक इक्वलिटी को बना सकते हैं अपने देश में। एट दे वर नॉट सिंपली इमिटिंग वाट अदर्स हैड डन। हालांकि वो ऐसा कुछ नहीं करते थे, ऐसा नहीं कर सोचते थे कि वो लोगों ने क्या किया है। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वाट एवर दीज थिंग्स सूटेड फॉर आवर कंट्री। हमारे कंट्री के लिए क्या चीज़ें सही हैं और क्या नहीं है, ये जरूर ध्यान रखते थे। भले ही वो बात की सारी चीज़ों से अनुभव लेते थे, सीखते थे या प्रभावित हुआ करते थे। ऑल दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ें जो है मिल के ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फैक्टर रहे हैं, जिससे बने हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन, कब और किस तरह से लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। यू विल फाइंड हियर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हम लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ रूप से देखेंगे कि किन लोगों ने, कौन से लीडर्स ने जो है इसमें अपनी भूमिका निभाई है। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly। जो ड्राफ्टिंग हुई ना डॉक्यूमेंट की, मतलब कोई भी चीज़ कुछ भी लिखने से पहले आप मान लीजिए कुछ पॉइंट को आपने हाईलाइट किया है, तो वो जो पॉइंट थे उसी को ड्राफ्ट कहते हैं। तो जो ड्राफ्टिंग का डॉक्यूमेंट था ना, ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये सब जहाँ पे ड्राफ्ट किया जा रहा था ना, वो जो असेंबली थी उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व हेल्ड इन जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। जो और इसका जो पहला मीटिंग हुआ कि भाई हाँ ये होने वाला है जुलाई में। देखिए बात हो गई कि 1946 में जो है इलेक्शन होंगे, ठीक है, लेकिन अब ये इलेक्शन होते होते, बातचीत होते होते, मीटिंग होते होते दिसंबर 1946 आ गया। बाद में फिर जल्दी ही द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर उसके बाद ही जो है
इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी थी वो अभी जो है दो भागों में बढ़ जाती है। पाकिस्तान की अलग हो जाती है, इंडिया की अलग हो जाती है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट रूल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट हैड 299 मेंबर्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, वो उसमें जो बचे लोग थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कुल 299 मेंबर्स शामिल थे। The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950। तो जो हमारा असेंबली था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ड्राफ्ट था जो वो हो गया था लागू लगभग 26 नवंबर 1949 को, मतलब बन गया था, तैयार हो गया था। लेकिन यह पूरे देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं एवरी ईयर। ठीक है। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? तो हम लोग क्यों इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को माने, कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने भाई? ये तो 6 डेकेड यानी आज तो लगभग 7 डिकेड हो गए। डिकेड मतलब होता है 10 वर्ष, ठीक है। तो 70 साल लगभग हो गए हैं आज़ादी के। तो हम लोग इतने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने? We have already noted one reason above. The constitution does not reflect the views of its member alone. तो हम लोग क्यों माने भाई? तो हम लोग इसलिए माने क्योंकि हम लोगों ने पहले ही यह बात जो है पढ़ रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो केवल व्यूज़ नहीं होता, मतलब कि लोग जो बनाए हैं वो उनके विचार हैं या केवल, बल्कि यह जो है इट एक्सप्रेस ए ब्रॉड कॉन्शियस ऑफ इट्स टाइम। वो उस दौर का जो हाल रहता है, जो समय चल रहा होता है, कैसा माहौल है, क्या चल रहा है, उन सबको भी यह बताता है। Many countries of the world have had to rewrite their constitutions afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties। तो बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है कि फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेश तरीके से रीराइट किया गया है, लिखा गया है। बहुत से रूल ऐसे थे जो हर पार्टी, हर सोशल ग्रुप्स के लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करते थे। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज ए मर पीसेस ऑफ पेपर, और कहीं कहीं तो पेज वगैरह पे भी लिखे जाते हैं, मतलब जो भी कुछ है, लेकिन नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, लेकिन कोई इसे फॉलो नहीं करता। द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, हमारे इन सबसे अलग। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारे कंट्रीज में तो ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार लिखा गया, ठीक है, और कई बार पेपर पे लिखा गया, कई बार उसको हटाया गया। बट एक्चुअली में क्या होता है ना कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका एक्सपीरियंस इन सबसे कहीं अलग रहा है। कैसा अलग रहा है? ओवर द लास्ट हाफ ऑफ सेंचुरी, लगभग 50 साल से भी ज़्यादा, सर्वल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के बहुत सारे हिस्सों पे लोगों ने सवाल किए हैं कि भाई आना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, मतलब ये चेंजेस आने चाहिए। बहुत सारे शब्दों को लेकर क्वेश्चनिंग किए। बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को पर क्वेश्चन नहीं किया, मतलब ये क्यों है, ये नहीं होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। इस तरह का कोई भी आज तक पार्टी जो है आवाज़ क्वेश्चन नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, अनयूजुअल अचीवमेंट है यानी भी किसी भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। भाई कोई भी आज तक ऐसा नहीं कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है वो गलत लिखा है, सब फाड़ के फेंक दो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। बाकी जगहों में, बाकी देशों में तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्रेश तरीक़ों से लिखा गया। तो हमारी इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन रही है, इसका एक्सपीरियंसेस के रूप में ये एक अनयूजुअल अचीवमेंट रही है। द सेकेंड रीज़न, दूसरा रीज़न क्या है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें? तो भाई यह रिप्रेजेंट करता है इंडिया के लोगों को, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लोगों के ही तो चुने गए लीडर्स जाके इसको बनाए हैं, तो ये इंडिया के लोगों को जो है रिप्रेजेंट करता है। इसलिए सेकेंड रीज़न यह है कि हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ही तो पहचान है। देयर वॉज नो यूनिवर्सल लीडर फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम, उस समय कोई भी यूनिवर्सल लीडर फ्रेंचाइजीज नहीं थी। सो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रही है वो पूरा डायरेक्टली रूप से जो इंडिया के लोग हैं वो उनके द्वारा नहीं चुनी गई है। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन अबव। तो ये सब जो है किसके द्वारा बनाई गई है? फिर ये सब जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो मेंबर थे उनके द्वारा ही बनाई गई है। जैसे कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म बिहार में हुआ था। ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के और लॉयर के नाम से भी जाने जाते हैं। साथ ही साथ ये जो है चंपारण में जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसके भी लीडर जाने जाते हैं। 3 बार इनको प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनाया गया, मतलब जितनी बार मीटिंग होती थी ना तो कांग्रेस हर बार प्रेसिडेंट बनाती थी, तो इनको 3 बार बनाया गया। बाद में फिर इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनाया गया था।
ये हैं जयपाल सिंह, ये झारखंड में इनका जन्म हुआ था। ये एक स्पोर्टमैन रहे हैं और एजुकेशनिस्ट रहे हैं। कैप्टन भी रह चुके हैं हमारे हॉकी टीम के, जो नेशनल हॉकी टीम में रही है हमारी इंडिया की, उसके कैप्टन भी रह चुके हैं। फाउंडर भी थे ये प्रेसिडेंट के रूप में आदिवासी महासभा की। बाद में ये जो है झारखंड पार्टी के मेंबर या फाउंडर भी बन गए थे, मतलब इन्होंने ही उसको बनाया था। ये हैं एस.सी. मुखर्जी जी, इनका जन्म हुआ था बंगाल में। ये वाइस चेयरमैन रह चुके हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के और रेपुटेड ऑथर भी रह चुके हैं और एजुकेशनलिस्ट भी थे ये। कांग्रेस लीडर थे ये और मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर रह चुके हैं। बाद में फिर ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी बनाए गए। ये हैं जी दुर्गाबाई देशमुख जी, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। एडवोकेट हैं ये और पब्लिक एक्टिविटीज़ थी ये, और वीमेन के लिए इन्होंने बहुत सारे इनिशिएशन वगैरह किए हैं और फाउंडर रह चुकी हैं ये आंध्र महिला सभा की, और कांग्रेस की लीडर भी रही हैं। बाद में फिर इनको जो है चेयरपर्सन भी बना दिया गया था सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का। और ये हैं बलदेव सिंह जी, ये इनका जन्म हुआ था हरियाणा में। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर माने जाते हैं, लीडर भी रह चुके हैं पैंथिक अकेली पार्टी के, जो कि पंजाब की असेंबली में बनाई गई थी, और ये नॉमिनी भी हुए थे कांग्रेस में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। बाद में इनको डिफेंस मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट का बना दिया गया था। देख रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो इलेक्शन बेस पे नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये जो है वो मेंबर जो है इनको बनाए थे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर थे उस समय, तो ये लोग थे मेंबर, हम लोगों ने देखा भी। दिस इंश्योर ए फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि भाई जितने भी इंडिया के अलग अलग क्षेत्र थे, हर एक जगह से लगभग इसमें मेंबर हर एक कास्ट से, हर एक रीजन से जुड़े हुए थे। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो असेंबली थी वो किसके द्वारा निर्धारित की गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। द पार्टी दैट लेड इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, और यह वह पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि हमारे इंडिया के फ्रीडम के स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। बट द कांग्रेस इट सेल्फ इंक्लूडेड ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। लेकिन जो कांग्रेस है ना, इसका खुद में ही बहुत ज़्यादा वैरायटी और पॉलिटिकल ग्रुप्स के ओपिनियंस रहे हैं। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। बहुत सारे असेंबली में ऐसे लोग थे, मेंबर्स थे, जो एग्री नहीं करते थे कांग्रेस से। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्टेस, क्लासेस, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन। तो असेंबली में बहुत से लोग ऐसे भी हुआ करते थे जो अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप से हुआ करते थे, कास्ट से हुआ करते थे, है ना, अलग अलग धर्म से हुआ करते थे, अलग अलग काम व्यवसाय जॉब वगैरह से हुआ करते थे। Even if the Constituent Assembly was elected by the universal franchise, its composition would not have been very different. तो अगर इलेक्टेड जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स के अलावा अगर इलेक्ट करके यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी से भी बनाई जाती ना, तब भी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंटेड देखने को नहीं मिलता। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क गिव्स सैंक्टिटी। सैंक्टिटी मीन्स होता है पवित्रता। फाइनली द मैनर, तो कि अंततः जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है हमारा ना, वो क्या देता है? वो हमारे संविधान की पवित्रता को बताता है या दर्शाता है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क इन ए सिस्टमेटिक, ओपन एंड कॉन्सेंसुअल मैनर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो कैसा काम करता है? सिस्टमेटिक रूप से कॉन्सेंसुअल मैनर में काम करता है, खुले विचारों वाला है ना। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। और कुछ शुरुआत के जो सिद्धांत थे, जो रूल थे, वो बताए गए, डिसाइड किए गए और उस पर लोगों ने सहमति दी। उसके बाद देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। बाद में फिर जो है एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयर बनाए गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, और इन्होंने जो है एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। सर्वल राउंड्स ऑफ थ्रो डिस्कशन टू प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे कई बार सर्वल राउंड्स मतलब कई बार जो है डिस्कशन के लिए इसमें सभाएं बैठाई गई। और जो है क्लॉज बाई क्लॉज का मतलब ये है एक एक शब्द को जो है ना पढ़ा गया उसमें। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। लगभग 2000 से ज़्यादा जो है अमेंडमेंट जो है एक्ट तैयार जो होते थे ना, वो कंसिडर किए गए। द मेंबर्स डिलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स। लगभग 3 सालों तक जो है ये जो है चला, और लगभग कुल 114 दिन जो है इस पर डिबेट हुआ था। मतलब जो कुछ भी लिखा जा रहा था ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस पर एक एक शब्द पे लोग डिस्कस किया करते थे, ऑब्जेक्शन किया करते थे, क्वेश्चनिंग किया करते थे। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व। जितने भी शब्द बोले गए लोगों के द्वारा उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो एक एक शब्द को जो है रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करके रखा गया है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स। इसको क्या कहा जाता है? जो बातें कह रहे हैं वो लोग
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कहा जाता है। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो ये शब्द है, एक एक शब्द जो 114 डेज लगभग 3 ईयर्स तक यहाँ पर जो सभाओं में बोले गए वो सब बातों को लिखा गया है और लगभग इतने ज़्यादा बल्कि वॉल्यूम हो गए उसके लगभग 12। These debates provide the rationale behind every provision of constitution. These are used to interpret the meaning of the constitution. और ये जो वैल्यूम लिखे गए हैं ना 12 बल्कि वैल्यूम उन समय के जो लोगों ने बोले थे, जो शब्द कहे थे, वो सब आज भी हम लोग जो है इंटरप्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हैं वो नहीं समझ में आती हैं क्या है, ज़्यादा जानना होता है तो हम लोग उसी को पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी वैल्यूज़ रही हैं जो गाइड करती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पाथ के लिए। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एक्सपेक्ट, ये सब वही है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं है। फिलॉसफी के बारे में लिखा है कि भाई हम लोग किस तरह से फिलॉसफीज वगैरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हैं और किस तरह से इसके मतलब को समझते हैं, क्या व्यूज़ हैं लीडर्स के, है ना, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, कौन सा ड्रीम है और क्या प्रॉमिस किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस ए नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी। इतने सारे लोगों का ये हम लोगों ने फ़ोटो यहाँ पे देखा ये सब, लेकिन इसमें कहीं भी महात्मा गांधी जी का नहीं है, मतलब इनको शामिल नहीं किया गया है, ऐसा हम लोगों ने देखा अभी। ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो जबकि एक मेंबर नहीं थे, मतलब मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। इट देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांधी जी से प्रभावित थे, इंस्पायर थे, जो उनकी ही दृष्टिकोण को अपने पास रखते थे। जैसा वो गांधी जी सोचते थे वैसा वो लोग भी सोचते थे। ईयर्स एगो, वर्षों पहले, राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931 में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि गांधी जी एक मैगजीन चलाया करते थे, लिखा करते थे यंग इंडिया के नाम से। 1931 में उन्होंने लिखा उसमें कुछ, चलिए देखते हैं क्या लिखा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसे आप लोग खुद ही कवर कर सकते हैं, चलिए मैं जल्दी बता देता हूँ इसमें क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम लोग चाहे जितना कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, चाहे जितना आज़ादी की बातें कर लें, यदि हम लोगों की कम्युनिटीज़ में परफेक्ट हार्मोनी नहीं रहेगी, है ना, अगर हम लोगों में डिफरेंसेस रखेंगे, हाँ, और हम लोग जो है यहाँ के ड्रिंक करेंगे, ड्रग्स वगैरह लेंगे, अनटचबिलिटी रहेगी लोगों में, हाँ, तो ये कर्ज के रूप में हो जाएगी, मतलब हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और जो हम लोग ये आज़ादी मना रहे हैं ये सब भी हम लोग मना नहीं पाएंगे, मतलब अच्छे से नहीं मना पाएंगे, यही गांधी जी कहते हैं अपने इस यंग इंडिया मैगजीन में। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हु प्लेड ए की रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट ही हैड ए डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनक्वालिटीज कुड बी रिमूव। तो जैसा गांधी जी ने बहुत सारे अनटचबिलिटी और बहुत सारी चीज़ों को लेके उन्होंने प्रकाशित किया है, उसी तरह से भीमराव अम्बेडकर भी जो है बहुत सारे इनक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए समाज में से प्रयास किए। लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का व्यूज़ था ना वो गांधी जी से थोड़ा अपोजिट था। He often brutally criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech of Constituent Assembly, he stated his inexorability very clearly. जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें उन्होंने अपना अलग ही मत विचार देते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं 26 जनवरी 1950 में हम लोग आज जा रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन करने, पॉलिटिक्स में इक्वलिटी, सोशल लाइफ में इक्वलिटी, ठीक है, लेकिन हम लोग ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन टाइप का हम लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि भाई हम लोग पॉलिटिक्स में इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में अगर हम लोग देखें तो इनइक्वल हैं, तो फिर ये दोनों तो कॉन्ट्रडिक्शन वाली बातें हो जाती हैं। हमारे सोशल लाइफ में जो है, इकोनॉमिक लाइफ में, ये सब बहुत सारे रीज़न हैं ऐसे जो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं, डिने करते हैं। तो ये जो नियम है कि 1 मैन 1 वैल्यू, ये तो ठीक है ना, 1 मैन 1 वोट, ये तो ठीक है, लेकिन 1 वैल्यू भी होनी चाहिए, तभी हम लोग इक्वल हो पाएंगे। नहीं तो या फिर हमारी जो ज़िंदगी है, जो आज़ादी है, वो कॉन्ट्रडिक्शन टाइप की हो जाएगी और हम लोग इसे बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चला पाएंगे। तो ये भीमराव अम्बेडकर जी का व्यूज़ था। फाइनली लेटेस्ट टर्म टू द जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 15 अगस्त 1947। तो अभी हम दोनों लोगों के व्यूज़ को देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने अपना फेमस स्पीच जो दिया था 15 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मिडनाइट, रात को, वो क्या था। स्टार्ट करने से पहले चलिए यहाँ पे ये जो कॉर्नर में है इन लोगों को हम लोग देख लेते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब जो अभी तक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हुआ, उस समय जो गवर्नमेंट चल रही है उसको इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। लॉयर थे कांग्रेस लीडर के, और कांग्रेस लीडर थे। एडवोकेट भी थे ये, सोशलिज्म टाइप के और डेमोक्रेसी एंटी इम्पीरियलिज्म के भी है
लीडर थे। बाद में इनको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया गया। सरोजिनी नायडू जी हैं, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, कवित्री हैं और इन्होंने बहुत सारे लेख वगैरह लिखे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे। और फॉरमेस्ट वुमेन के रूप में, लीडर्स के रूप में कांग्रेस में इनको जाना जाता है। और यह जो है गवर्नर भी रह चुकी हैं हमारे उत्तर प्रदेश की। ये सोमनाथ लेखी जी हैं, इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। ये राइटर और एडिटर हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर रह चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर रह चुके हैं। बाद में इनको वेस्ट बंगाल के मेंबर बना दिए जाते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर बना दिए जाते हैं। बाद में इनको वेस्ट बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के रूप में इनको बना दिया जाता है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू जी का कुछ, मोतीलाल नेहरू जी का लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ट्रस्टी विद डेस्टी। इसको आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। आप लोग कहेंगे तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग को बता दूंगा। हम लोग देखेंगे फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, मतलब क्या कहती है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमसे। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट इसका एक अलग पार्ट बना देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।